नमस्कार दोस्तों। आज से 4 साल पहले चीन के राष्ट्रपति यानी कि तानाशाह मोजेडंग ने एक बहुत ही खतरनाक भाषण दिया था और पूरे दुनिया को बताया था कि किस प्रकार आने वाले समय में हम पूरी दुनिया में हड़कंप मचाने वाले हैं। और ख़ास तौर पे नेपाल के बारे में, भूटान के बारे में, भारत के बारे में दोस्तों भविष्यवाणी किया था और सब कुछ कह दिया था। आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हुआ था। देखिए दोस्तों, चीन के राष्ट्रपति मोजेडंग का कहना था कि ये जो नेपाल है, भूटान है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, लद्दाख है, ये तिब्बत का हिस्सा है। ये पांचों तिब्बत का 5 उंगलियां है और आज नहीं कल तो उसे हम छीन लेंगे, क्योंकि बिना उंगलियां का तिब्बत का कोई नामो निशान नहीं है और जैसे भी हो उसे हम छीनेंगे। दोस्तों, ये बात आज से 7 साल पहले कहा गया था, जिस समय मोजेडंग तानाशाही करके तिब्बत को कब्जा किया था और उसी समय अनाउंस किया था, अपने देशवासियों को बोला था कि कम्युनिस्ट का सत्ता जब तक रहेगा तब तक केवल चीन का विस्तार होगा, चाहे युद्ध लड़ना पड़े, जो भी करना पड़े हम करेंगे, लेकिन इस 5 जगहों को चीन में मिलाएंगे। दोस्तों, अपने देशवासियों को बताते हुए, अपने आर्मियों को उत्साह बढ़ाते हुए ऐसा मोजेडंग ने कहा था। और जो बात कहा था दोस्तों, वो सब बिल्कुल आज सत्य हो रहा है। बिल्कुल आज नेपाल में देखिए क्या हो रहा है। दोस्तों, पूरा नेपाल आज चीन का समर्थन में है, यहाँ तक कि नेपाल सरकार, कम्युनिस्ट सरकार पूरा चीन का समर्थन में है। लेकिन नेपाल ने जो किया है ना दोस्तों, चीन में खास तौर पे हड़कंप मचा दिया है। पूरे चीन में हल्ला बोल हो चुका है। आप पूछें कि नेपाल ने ऐसा क्या किया है। दोस्तों, नेपाल सरकार आज किस प्रकार चीन का समर्थन कर रहा है पूरी दुनिया जान रहा है। दोस्तों, आप जानते हैं जब गलवान घाटी में भारत का 20 सैनिक शहीद हुआ, नेपाल ने कुछ नहीं कहा। पूरी दुनिया को विश्वास था कि नेपाल कुछ बोलेगा, लेकिन नेपाल ने मुंह तक नहीं खोला। और दोस्तों, यहाँ पे भारत और नेपाल का दोस्ती साबित हो गया कि किस प्रकार नेपाल और चीन के पास जा बैठा है। इन सब के अलावा दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि नेपाल के लिए चीन ने क्या बोला था। चीन ने बोला था कि अगर भारत चीन से युद्ध करता है तो हमारे साथ 2 देश है, खासतौर पे पाकिस्तान है और नेपाल है, हम तीनों मिलकर भारत पे हमला कर देंगे, तीनों फ्रंट पे भारत को लड़ना होगा। दोस्तों, इस तरह का बातें चीन कर रहा था, लेकिन फिर भी नेपाल चुप था। और एक तरह से कहा जाए तो नेपाल मौन समर्थन चीन को दे रहा था। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है कि कम्युनिस्ट सरकार चीन का पूरा समर्थन कर रहा था। लेकिन इसी बीच चीन ने जो किया है ना, नेपाल में हड़कंप मच गया है। नेपाली जनता अब सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है। जनता का कहना है कि केपी शर्मा ओली अब देश को बर्बाद करके छोड़ेगा, अगर केपी शर्मा ओली रह गया तो देश को तोड़ के छोड़ेगा। दोस्तों, जनता में आज आक्रोश है, जनता सड़क पे है। सारे नेपाली, खासतौर पर दोस्तों 2 करोड़ 80 लाख से अधिक नेपाली है, सब का सब आज सड़क पे उतरा हुआ है। सब बोल रहा है कि इस बार आर्या पार होगा। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, खासतौर पे नेपाल का जो नेता है दोस्तों, केपी शर्मा ओली का दोस्त कह सकते हैं, जिसके कारण से केपी शर्मा ओली का प्रधानमंत्री का पद मिला है। दोस्तों, उनका दोस्त भी मोर्चा खोल दिया है और बोला है कि अब उसे हम सत्ता से बाहर फेंकेंगे, चाहे जो हो जाए। और दोस्तों, इसीलिए नेपाल में आज घमासान मचा हुआ है। पूरा वीडियो देखिए, आप लोग समझ में आएगा कि आखिरकार नेपाल में ऐसा क्यों हुआ और भारत को यहाँ पर क्या फ़ायदा होने वाला है। भारत बिना कुछ किए हुए दोस्तों, भारत को बहुत बड़ा जीत हासिल हुई है। यानी कि भारत ने कुछ नहीं किया, भारत ने कोई भी हाथ पैर नहीं लिया, लेकिन भारत को बहुत बड़ा जीत मिला है दोस्तों। क्योंकि नेपाल में अगर कुछ करता तो भारत बदनाम होता। सबको शक पहले से था कि भारत नेपाल में हस्तक्षेप करता है। दोस्तों, नेपाली जनता के मन में ऐसा भ्रम पहले से ही है कि भारत हमारे हर मुद्दे में उंगली करता है। लेकिन दोस्तों, इस बार भारत ने कुछ नहीं किया, नेपाली जनता ने सब कुछ किया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो पूरा वीडियो देखिए और समझिए आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं 2018 में जब नेपाल में प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था, उसमें दोस्तों 2 पार्टी एक दूसरे में विलय हो गया था। यानी कि 2 कम्युनिस्ट पार्टी मिलकर एक पार्टी बना, जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। दोस्तों, उसमें 2 महत्वपूर्ण लीडर था, यानी 2 नेता था। एक तो था पुष्पकमल दाहाल प्रचंड, दूसरा केपी शर्मा ओली। दोस्तों, दोनों में एग्रीमेंट यह हुआ कि 2.5 साल केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल पुष्पकमल दाहाल नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। दोस्तों, ऐसा एग्रीमेंट 2018 में हुआ था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर खेल हो रहा है। जब 2020 आया और 2021 में दोस्तों केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना है, उसे लग रहा है कि अब तो मुझे सत्ता से जाना ही है। दोस्तों, इसीलिए केपी शर्मा ओली ने एक गेम चला। गेम क्या चला? उसे लगा कि अगर हम भारत के खिलाफ बहुत बयानबाजी करेंगे तो हमारा जनता हमें सपोर्ट करेगा और हमारा 2.5 साल का जो टर्म है वो और बढ़ जाएगा और पूरे 5 साल हम राज करेंगे। दोस्तों, उसे सोचकर केपी शर्मा ओली ने सबसे पहले भारत के दोस्तों बारे में बहुत कुछ बोला। खासतौर पर बोला कि ये जो कोरोना वायरस आया है ये भारत से आया है, इंडिया से आया है। इन सब के अलावा दोस्तों केपी शर्मा ओली ने नेपाल में एक नया मैप छपाया, जिसमें लिपू लेक, काला पानी, लिम्पिया धुरा,
इन सारे जगहों को दोस्तों नेपाल का हिस्सा बनाया और केपी शर्मा ओली ने अपने जनता का दिल जीतने की कोशिश किया और बोला कि आज नहीं कल उसे हम भारत से छीन के लेंगे। इन सब के अलावा दोस्तों भारत की सीमा में दोस्तों गोली चलवाया। अब जानते दोस्तों सीतामढ़ी के आसपास में दोस्तों फायरिंग हुआ था जिसमें एक भारतीय का मौत हो गया। दोस्तों नेपाल ने हर हथकंडे अपनाया ताकि भारत से दुश्मनी किया जाए। और दोस्तों भारत सरकार ने भी यहाँ क्या किया आप जानते हैं, भारत सरकार ने नेपाल में राशन पानी भेजना दोस्तों थोड़ा सा बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों सच्चाई तो यही है कि अभी लॉकडाउन है। लॉकडाउन होने के कारण से भारत नेपाल में कुछ भेज नहीं पा रहा है। और दोस्तों नेपाल में नमक आज 100 रुपये किलो बिक रहा है। दोस्तों नेपाल में आज सारा खाद्य पदार्थ दोस्तों 10 गुना कीमत बढ़ चुका है। दोस्तों यहाँ पे भारत कुछ नहीं किया है, केवल लॉकडाउन होने से भारत कुछ भेज नहीं पा रहा है, लेकिन नेपाल में हड़कंप मच गया है। और दोस्तों इसीलिए नेपाली जनता सड़क पे उतरा हुआ है। और खास तौर पर दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि केपी शर्मा ओली ने मधेसी के लिए एक नया दोस्तों प्रस्ताव लाया है। उनका कहना है कि इंडिया का कोई भी लड़की अगर नेपाल में जाती है और वहाँ पे शादी करती है तो उसे 7 साल तक कोई नागरिकता नहीं मिलेगा। 7 साल तक वो इस देश का नागरिक नहीं हुआ, 7 साल यहाँ पर रह सकता है, उसके बाद ही उसे हम नागरिकता देंगे। दोस्तों ये कितना बड़ा नाइंसाफी है बताइए। अगर कोई भी नेपाली भारत में आता है तो उसे तुरंत नागरिकता मिलता है शादी करने के बाद, लेकिन नेपाल सरकार यहाँ पे साफ कर दिया कि 7 साल बाद मिलेगा। और दोस्तों इसीलिए मधेसी जनता, मधेसी नेता दोस्तों अब हंगामा कर रहा है, हड़ताल कर रहा है और बोल रहा है कि केपी शर्मा ओली को पहले हम भगाएंगे तभी हम देश को बचाएंगे। और दोस्तों जगह जगह केपी शर्मा ओली के बारे में नारा लग रहा है और कम्युनिस्ट खत्म करने का बात चल रहा है। इन सब के अलावा दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि कम्युनिस्ट में दोस्तों दूसरा नेता आप जानते हैं ना, पुष्पकमल प्रचंड, दोस्तों उसने साफ कर दिया है कि जितना जल्दी हो सके केपी शर्मा ओली अब यहाँ से इस्तीफा दे, नहीं तो आने वाले समय में हम मोर्चा खोल देंगे। आप पूछेंगे कि ऐसा पुष्पकमल दल क्यों कहा। देखिए दोस्तों पुष्पकमल दल प्रचंड का कहना है कि केपी शर्मा ओली हर मोर्चे फेल हुआ। पहला तो देश में कोरोना से नहीं निपट पाया, देश में कोरोना वायरस पूरा फैल गया। इन सब के अलावा भारत से रिश्ता पूरा खराब कर लिया, मेरा पड़ोसी भारत था उससे पूरा रिश्ता खराब कर लिया। इन सब के अलावा केपी शर्मा ओली का विदेश नीति बिल्कुल ही गड़बड़ है, बिल्कुल ही खराब है और ये आदमी अधिक दिन रहेगा तो नेपाल का नाम पूरी दुनिया में बदनाम कर देगा। दोस्तों इसीलिए प्रचंड ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके पुष्पकमल दल प्रचंड दोस्तों सावधान कर दिया है केपी शर्मा ओली को, बोला है कि आप इस्तीफा दे नहीं तो हम मोर्चा खोलेंगे। दोस्तों प्रचंड में पावर है, प्रचंड चाहे तो अभी प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले भी बना था। इसलिए प्रचंड जानता है कि अभी हम देश की जनता का अगर मन की बात करते हैं तो हमें प्रधानमंत्री फिर से बना दिया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए इस्तीफा की मांग कर रहा है। अगर आने वाले समय में केपी शर्मा ओली इस्तीफा नहीं देता है तो प्रचंड हो सकता है पार्टी तोड़ दे। दोस्तों आप जानते हैं ना प्रचंड केपी शर्मा ओली के पार्टी में विलय हुआ था, हो सकता है पार्टी तोड़ के फिर से नया पार्टी बना ले और फिर से चुनाव करवा दे और फिर से प्रचंड नेपाल का प्रधानमंत्री बन जाए। यानी कि आप कह सकते हैं केपी शर्मा ओली आज चारों ओर से घिरा हुआ है, एक तरह जनता के चारों ओर से घिरा हुआ है, दूसरी ओर उसके पार्टी में दोस्तों विद्रोह छिड़ गया है, पार्टी में फूट पड़ गया है। ये तो हो गया कम्युनिस्ट पार्टी की बात। इन सब के अलावा दोस्तों नेपाली कांग्रेस भी है। नेपाली कांग्रेस ने संसद भवन में एक प्रस्ताव लाया और केपी शर्मा ओली से पूछा कि आप साफ साफ बताइए आप क्या कर रहे हैं। चीन हमारी जमीन को कब्जा कर रहा है, हमारे 10 ठिकाना को कब्जा कर लिया है, हमारे कई सारे हेक्टेयर जमीन हड़प चुका है, हमारे रुई गांव को हड़प चुका है, हमारे माउंट एवरेस्ट को अपना बता रहा है, माउंट एवरेस्ट को भी अपना बता रहा है। आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं। दोस्तों केपी शर्मा ओली से पूछा गया है कि आप साफ साफ बताइए ये जो ज़मीन है उसे चीन ने कब्जा किया है कि आप उसे दान में दे दिए हैं, उसे गिफ्ट दे दिए हैं, ये साफ साफ कीजिए। यानी कि दोस्तों नेपाली कांग्रेस ने साफ तौर पे केपी शर्मा ओली से पूछा कि आप साफ कीजिए आप कर क्या रहे हैं, ये ज़मीन आप दान दे रहे हैं या फिर आपको पता ही नहीं है। अगर पता नहीं है तो फिर आप सरकार क्यों चला रहे हैं, सरकार से इस्तीफा दीजिए। और आपको अगर पता है तो फिर दान क्यों दिए, क्यों दिए, क्या कारण है, चीन से आपको क्या मिला जो आप ज़मीन दान में दिए। यानी कि दोस्तों आज केपी शर्मा ओली हर मोर्चे पे घिरा हुआ है। अब आप लोग पूछेंगे कि नेपाल में जो हो रहा है बाय द वे अगर सत्ता बदल जाता है तो क्या भारत को फायदा होगा। देखिए दोस्तों ये तो श्योर है, अगर नेपाल में कोई भी प्रधानमंत्री बने तो जिस प्रकार केपी शर्मा ओली ने किया है उसका कोई भी नहीं करेगा। दोस्तों जानते हैं ना नेपाल और भारत का रिश्ता बेटी रोटी का रिश्ता है दोस्तों, सदियों पुराना है, आज से नहीं सैकड़ों साल पुराना है। और दोस्तों नेपाल भारत पर निर्भर है, नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है। अब जानते हैं नेपाल में 80 से 90% दोस्तों सामान आज भी भारत से पहुँचता है। चीन अलग बात है, दावा करता है कि हम नेपाल को बंदरगाह दे दिया है, लेकिन दोस्तों नेपाल से चीन का बंदरगाह कम से कम 3300 किलोमीटर है, यानी कि 3000 किलोमीटर से अधिक है। और बात करेंगे भारत के बंदरगाह से हल्दिया पोर्ट दोस्तों, वहाँ से केवल 900 किलोमीटर है। यानी कि जितना देर में चीन के बंदरगाह पे पहुँचेगा उतना ही देर में दोस्तों
भारत के बंदरगाह पे 2 बार नेपाल जाएगा, 2 बार आएगा और नेपाल को सस्ता सामान दोस्तों यहाँ से लाने में होगा। चीन से दोस्तों कई गुना दाम बढ़ जाएगा दोस्तों, उसका इंपोर्ट भाड़ा बढ़ जाएगा दोस्तों, गाड़ी का भाड़ा बढ़ जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, पूरा पहाड़ी इलाका है, ये संभव ही नहीं है। हाँ, अलग बात है इमरजेंसी में, यानी कि कभी मजबूरी होता है, आपातकाल होता है तो मंगवा सकता है, लेकिन लाइफ टाइम दोस्तों असंभव है, संभव नहीं है। ये बात नेपाल का हर सरकार जानता है, इसीलिए आने वाले समय में भारत से कोई भी ज़बरदस्ती नहीं उलझेगा। और बड़ी बात तो यह है कि भारत ने नेपाल को हमेशा अपना भाई बताया है, भारत ने नेपाल को अपना भाई बताया है। नेपाल में जगह जगह ट्रेन बिछाया है, जगह जगह रोड बनाया है, जगह जगह दोस्तों बड़ा बड़ा बैरेज बनाया है। नेपाली जनता को दोस्तों भारत में पूरा मान सम्मान मिलता है, नेपाली जनता को भारत में रोजगार मिलता है। दोस्तों भारत ने हमेशा नेपाल को अपना भाई बताया है, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी जब से नेपाल में आया है तभी से ये झगड़ा चल रहा है और ये बात नेपाल के सारे पार्टी जानता है। इसीलिए आने वाले समय में अगर नया पार्टी कोई बनेगा तो देखिएगा भारत और नेपाल का रिश्ता बहुत ही बढ़िया हो जाएगा दोस्तों। जो स्थिति वर्तमान समय में है दोस्तों उसके बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा।